नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के द्वारा सोवियत यूनियन को इन्वेड करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन बारबारोसा के बारे में। और ये ऑपरेशन जर्मनी के लिए एक डिजास्टर साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि 1941 से पहले जो जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रंट फुट पे वॉर लड़ रहा था, इस ऑपरेशन के फेलियर के बाद वो बैक फुट पे आ चुका था। और ना केवल जर्मनी बल्कि पूरी एक्सिस पावर्स, जो कि दूसरे विश्व युद्ध में 1941 तक काफी आगे थे अलाइड पावर्स से, अब उनके खिलाफ हवा का रुख बदल चुका था और हवा का रुख अब अलाइड पावर्स की तरफ शिफ्ट हो चुका था। तो ये जो ऑपरेशन बारबारोसा है, इसको माना जाता है कि ये जर्मनी और एक्सिस पावर्स की हार का एक बहुत बड़ा कारण बनी दूसरे विश्व युद्ध में। और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सबसे बड़ी गलती भी यही ऑपरेशन माना जाता है। यही डिसीजन माना जाता है कि हिटलर रशिया को इन्वेड करना चाहता था। रशिया को इन्वेजन करना हिटलर के लिए एक नाकामयाबी साबित हुआ। और जो हिटलर कुछ ही हफ्तों में अपनी ब्लिट्जक्रीग आर्मी के थ्रू आसपास के कई देशों को जीत चुका था, उसमें फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देश थे, वो रशिया में जाके स्टक हो गया और वहां पे जाके फेल हो गया। इसके कारण क्या है, इसको भी हम समझेंगे। और ये ऑपरेशन बारबारोसा बारबारोसा क्यों है, इसको भी जानेंगे, इसके इम्पैक्ट्स को भी हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं। 22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन बारबारोसा। क्यों नाम था, आगे मैं बात करूंगा। और ये ऑपरेशन जो है, हिटलर ने सोचा था कि हम जल्दी ही जीत जाएंगे और कुछ ही हफ्तों में जर्मनी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगा बड़े बड़े शहरों को जो इसके सोवियत यूनियन के हैं। और ये जो वोल्गा रिवर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, बड़े शहर हैं, ये इंडस्ट्रियल हब भी थे। इसमें से मॉस्को राजधानी भी थी, और लेनिनग्राड शहर जो कि आज के समय सेंट पीटर्सबर्ग शहर कहा जाता है, और स्टालिनग्राड शहर जो कि स्टालिन वहाँ के जो डिक्टेटर थे सोवियत यूनियन के, स्टालिन उसी के नाम पे था, इनको वो जीतना चाहता था। तो लेनिनग्राड शहर के ऊपर उसने अटैक किया, मॉस्को के ऊपर अटैक किया, और स्टालिनग्राड में जो अटैक हुआ उसको कहा जाता है बैटल ऑफ स्टालिनग्राड। ये विश्व इतिहास का सबसे डेडलिएस्ट और सबसे लंबा चलने वाला बैटल माना जाता है दोस्तों। इसमें लगभग 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। उसमें सोवियत यूनियन और जर्मनी के लोगों की बात कर रहा हूं मैं। तो काफ़ी लोग इसमें मारे गए। इसकी मैं सेपरेटली भी किसी दिन आपसे बात करूंगा, जल्दी इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मॉस्को शहर के अंदर भी लड़ाइयाँ लड़ी गई। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि सोवियत यूनियन की जीत हुई एक तरह से। अगर साइकोलॉजिकली बात करें, सोवियत यूनियन को काफ़ी नुकसान हुआ इस वॉर में, इस ऑपरेशन में, लेकिन उनकी एक साइकोलॉजिकल जीत थी इसमें। और आगे चल के तो यहाँ पे जर्मनी इन शहरों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। इनका कंट्रोल तो भूल जाइए, आने वाले समय में सोवियत यूनियन की रेड आर्मी ने इनको ना केवल अपने देश से पीछे धकेला, बल्कि बाद में पोलैंड से भी पीछे धकेला, और इनकी राजधानी बर्लिन तक ये पहुंच चुके थे। और 1945 में आप जानते हैं, जब हिटलर ने सुसाइड किया था और हिटलर ने अनकंडीशनली जर्मनी ने जब सरेंडर किया था, तो उस समय जो सोवियत यूनियन की आर्मी है वही जर्मनी को सरेंडर कराने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। तो जर्मनी का हार का सबसे बड़ा कारण क्या था कि रशिया के ऊपर उसका इन्वेजन होना करना। तो ये इसका सबसे बड़ा कारण बना। तो अब बात ये आती है कि जर्मनी जो है, जर्मनी की जो आर्मी है, वो रशिया में जाके हार क्यों गई, इतना जाके फेल क्यों हो गई। उसका कारण था, एक तो स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर थे कुछ, इनकी आर्मी अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं थी, उतना उनको सपोर्ट नहीं था, और वो अपने देश से काफ़ी दूर जा चुके थे, रशिया के इन्वायरमेंट में जा चुके थे। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, रशिया की जो सर्दियां हैं वो बहुत ही खतरनाक होती हैं, बहुत ही हार्श होती हैं। इसीलिए रशिया को इतिहास में कोई भी सर्दियों में हरा नहीं पाया है। तो जो जर्मनी की आर्मी लड़ाई लड़ने के लिए गई थी रशिया में, मॉस्को में, जब सर्दियां आई तो वो उसके लिए तैयार नहीं थी, वो वेल इक्विप्ड नहीं थी, उनके पास उतने बेहतर कपड़े नहीं थे, उनके पास उस तरीके के मिलिट्री इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो इस सर्दी में माइनस टेम्परेचर में जाके लड़ाई लड़ सकें। तो उनके लिए ये लड़ाई जो है वो सर्वाइवल की लड़ाई हो गई, और उसमें वो सर्वाइवल भी भूल गए, सर्वाइव भी नहीं कर पाए। क्योंकि आप किसी के घर में जाके लड़ाई लड़ रहे हो, और वहां पे आप सर्वाइवल कैसे करोगे अगर आपको दुश्मन ने चारों तरफ से घेर रखा है। तो इसलिए जो हार्श विंटर कंडीशंस और स्ट्रेटेजिकल ब्लंडर की वजह से ये जो कैंपेन था, ये जो ऑपरेशन था, ये जर्मन फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ। और ये ऑपरेशन बारबारोसा जो है, इसने हवा का रुख बदल दिया। जर्मनी की जो किस्मत थी दूसरे विश्व युद्ध में, उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया। और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के सबसे बड़े कारणों में से एक ये साबित हुआ। और अडोल्फ हिटलर के जीवन की दूसरे विश्व युद्ध में जो सबसे बड़ी गलती थी, वही ये साबित हुआ, सोवियत यूनियन का इन्वेजन करना। अब दोस्तों, बात ये आती है कि ये इन्वेजन गलत साबित हुआ, इस इन्वेजन में हार हुई, लेकिन इसका नाम ऑपरेशन बारबारोसा क्यों रखा।
ऑपरेशन बारबारोसा रखा गया था फेडरिक वन बारबारोसा के नाम पे। फेडरिक वन बारबारोसा जो हैं वो मेडाइवल पीरियड के एक एम्परर हुआ करते थे होली रोमन एम्पायर की। होली रोमन एम्पायर जो कि कई सारे जर्मन साम्राज्यों का एक मिला जुला एक साम्राज्य था, उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। उसका एक राजा था, एक एम्परर था बारबारोसा। ये एक काफ़ी प्रोमिनेंट स्टेट्स पर्सन था और ये जर्मनी के लोगों के लिए काफ़ी माना हुआ फिगर माना जाता था। ये जर्मनी के लोगों को के प्रेस्टीज की बात करता था, सेंट्रलाइज स्टेट की बात करता था और इसने क्रूसेड्स को भी लीड किया है। क्रूसेड्स क्या होते थे आप सभी दोस्तों जानते होंगे कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में जेरूसलम के कंट्रोल के लिए क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड के बीच में लड़े गए कुछ युद्ध थे, होली वॉर थे, जिसमें क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है जेरूसलम के कंट्रोल के लिए बार बार इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर अटैक करता था, लेकिन अंततः इस्लामिक वर्ल्ड की उसमें जीत होती है। तो उस समय फेडरिक बारबारोसा नाम का राजा हुआ था। तो हिटलर इसी के नाम का इस्तेमाल करके, इसके प्रेस्टीज का नाम इस्तेमाल करके चाहता था कि किसी तरह से अपनी आर्मी को मोटिवेट किया जाए और सोवियत यूनियन को जीता जाए। सोवियत यूनियन को जीतने के पीछे के कुछ कारण थे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जर्मनी और सोवियत यूनियन के रिलेशंस कैसे थे। अब मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी और सोवियत यूनियन की, जर्मनी और रशियन एम्पायर की बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं आपको मैप में बता देता हूँ। देखिए ये रशियन एम्पायर है। रशियन एम्पायर तो 1917 तक था, फिर रूस की क्रांति हो गई। रूस की क्रांति के बाद 1922 में क्या हुआ, सोवियत यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। तो यूएसएसआर सोवियत यूनियन जो है वो 1922 में बना था। लेकिन अगर बात करें सोवियत यूनियन से पहले रशिया की या सोवियत यूनियन की और प्रथम विश्व युद्ध की, तो प्रथम विश्व युद्ध से द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में जर्मनी और सोवियत के रिलेशन कैसे थे उसकी हम बात कर लेते हैं। ऐसे तो अगर हम पूरी बात करेंगे जर्मनी रशिया के रिलेशन की तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, थोड़ी सी मैं बात करता हूं। ये देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और रशिया एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप बताइए। एक तरफ थे अलाइड पावर्स और दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में कौन था, एक तरफ था ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और रशिया, ये प्रोमिनेंटली ये थे। और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स में कौन था, इधर देखिए जापान भी था, इटली भी था। सेंट्रल पावर्स में कौन था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, उसके अलावा बुल्गारिया था, ओटोमन एम्पायर था। ये सब देश जो है सेंट्रल पावर्स में थे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रशिया और इधर जर्मनी दिखेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में भी जर्मनी और रशिया एक दूसरे के खिलाफ थे, द्वितीय विश्व युद्ध में भी एक दूसरे के खिलाफ थे। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद 1920 के आसपास जो है रशिया और जर्मनी ने अपने रिलेशंस थोड़े ठीक करने की कोशिश करी और कुछ इनके बीच में कॉर्पोरेशंस भी हुए, कुछ पैक्ट साइन किए, कुछ ट्रेड रिलेशंस हुए, कुछ मिलिट्री रिलेशंस इन्होंने बनाए। उसके बाद 1930 के दशक में इनके रिलेशन जो है वो थोड़े ठंडे पड़ गए क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस काफ़ी आ गए थे। एक तरफ हिटलर की पार्टी राइज कर रही थी, नाजी पार्टी, जो कि एक एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी थी, एक फासिज्म को मानने वाली पार्टी थी। और दूसरी तरफ जो है स्टालिन आ चुका था पावर में। स्टालिन जो है एक्सट्रीमली लेफ्ट विंग का मेंबर था, वो कम्युनिस्ट था और कम्युनिज्म में भी वो एक्सट्रीम था। तो इनके बीच में रिलेशंस थे नहीं। 1939 से 41 के बीच में इनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन थे। दोनों के कुछ हित थे इसमें, ओबियसली उनकी हम बात करेंगे आगे। तो इस समय इनके फ्रेंडली रिलेशन थे, लेकिन उसके बाद 1941 में बारबारोसा ऑपरेशन डिक्लेयर हुआ तो 1945 तक इनके बीच में काफ़ी हॉस्टाइल रिलेशन रहे। इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ युद्ध लड़ा है। तो ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच के रिलेशंस की बात करते हैं कि हिटलर का विजन क्या था रशिया को लेकर। देखिए दोस्तों, हिटलर की बायोग्राफी मैंने कवर कराई थी और हिटलर के बारे में मैंने आपको बताया था कि हिटलर जो है अपनी जाति, अपनी एक तथाकथित रेस जिसको आर्यन रेस कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड था। वो कहता था कि आर्यन रेस जो है वो दुनिया की सबसे प्योरेस्ट रेस है और इस रेस को दुनिया के ऊपर रूल करना चाहिए, इसको ही सारे हक होने चाहिए, बाकी तो हैं सेकेंडरी सिटीजन। और आर्यन रेस के अलावा वो जर्मनी के अंदर आप जानते हैं कि स्लाविक लोगों को, यहूदियों को और बाकी जो दूसरी रेस के लोग हैं उनको काफ़ी परसिक्यूट करता था। होलोकास्ट में लोगों को मारा गया। आप जानते हैं कि 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल के मरवा दिया था उस आदमी ने, स्लाविक लोगों को मरवा दिया था। तो इस तरीके का आदमी था ये, बहुत ही ज़्यादा क्रूर था। इसका मानना था कि भाई जर्मन लोगों की जो यूनिटी है, द यूनिटी ऑफ वॉल्क जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो एक सुप्रीम लीडर के ऊपर डिपेंड करेगी। यहाँ पे कोई इनकारनेशन नहीं होगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं आएगी, ना कोई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनेगी, बल्कि एक सुप्रीम लीडर होगा। मतलब बेसिकली वो एक फ्यूहरर की बात कर रहा था, एक डिक्टेटर की बात कर रहा था और कहता था कि वही आदमी जो है मसीहा होगा और वही जो है जर्मनी के लोगों को इकट्ठा करेगा, एकजुट करेगा। तो अब ये एकजुट करने वाला आदमी ये खुद को बता रहा था, अपने आप को बता रहा था कि मैं ही मसीहा हूँ, तुम्हारे को अकेला करने के लिए आया हूँ या एकजुट करने के लिए आया हूँ। तो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन काम्फ जिसको बोलते हैं माई स्ट्रगल, इसमें लिखा कि देखिए
जर्मनी के लोग जो हैं वो सुपीरियर हैं, आर्यन रेस के लोग जो हैं सुपीरियर हैं, लेकिन जर्मनी के लोगों को अब अपना जो लिविंग स्पेस है उसको बढ़ाना होगा, जिसको इसने कहा लेबेनस्ट्रम। लेबेनस्ट्रम जो कि एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस। जर्मनी के जो आर्यन लोग जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको ज़्यादा जगह चाहिएगी, उनको ज़्यादा स्पेस चाहिएगा, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, और इसको फुलफिल करने के लिए, जर्मनी की डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए हमें कुछ लैंड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, एक्वायर करना पड़ेगा। और ये लैंड हम कहाँ से छीनेंगे? ईस्टवर्ड जर्मनी का एक्सपांशन करेंगे। जर्मनी से जो स्लाविक लोग हैं, जो इन्फीरियर स्लाविक लोग हैं, ये इन्फीरियर बोलता था, उनको नीचा समझता था स्लाविक लोगों को, उनसे हम जमीन छीनेंगे। ऑस्ट्रिया हुआ, स्वीडनलैंड हुआ, चेकोस्लोवाकिया हुआ, पोलैंड हुआ और रशिया हुआ। तो बेसिकली रशिया के प्रति इसकी सोच क्या थी कि वहाँ तो स्लाविक लोग रहते हैं, उनसे तो हमें ज़मीन छीन के हमारे आर्यन लोगों को देनी है। तो ये इसका प्लान था। बेसिकली देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? ये जर्मनी था। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये जर्मनी था। जर्मनी के बाद आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी से काफ़ी टेरिटरी छीन ली गई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। यहाँ पे पोलैंड बना दिया गया था। ये जो एरिया है ये फ्रांस को दे दिया गया था। अल्सास लोरेन जो कि जर्मनी ने फ्रांस से 1871 में लिया था, ये इनको वापस दिया गया था। बेल्जियम को ये दे दिया गया था। तो काफ़ी टेरिटरी का नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। हिटलर चाहता था ये टेरिटरी तो मैं वापस छीनूं ही छीनूं जिन लोगों ने हमसे छीनी है, लेकिन साथ ही साथ मैं ईस्टवर्ड और भी ज़्यादा एक्सपांशन करूं। यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, यहाँ पे रशिया है, इसको जीत जीत के मैं आर्यन रेस के लोगों के लिए ज़मीन इकट्ठा करूं, लिविंग स्पेस को बढ़ाऊं। ये इसका प्लान था। लेकिन उसके बाद ये 1930 के समय पे सोच रहा था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू होने वाला था तो हिटलर ने एक स्ट्रेटेजिकल मूव लिया, एक प्लान बनाया। उसने सोचा कि क्यों ना रशिया के साथ एक पैक्ट साइन कर लेते हैं। ये पैक्ट साइन क्या किया, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद क्यों किया इसकी बात करेंगे। तो दोस्तों, एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम है मोलोटोव रिबेनट्रोप पैक्ट। मोलोटोव जो है वो तो होता है सोवियत यूनियन का फॉरेन मिनिस्टर, और रिबेनट्रोप हो जाए वो होता है जर्मनी का फॉरेन मिनिस्टर। तो इन दोनों के बीच में समझौता साइन हुआ था 23 अगस्त 1939 को इसी मॉस्को में, इसीलिए इसको रिबेनट्रोप मोलोटोव पैक्ट कहा जाता है। ये एक नॉन एग्रेशन पैक्ट था नाजी जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में, और इन्होंने ये तय किया था कि पोलैंड और पोलैंड के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसको हम किस तरीके से बांटेंगे, किस तरीके से उसको कंट्रोल करेंगे, उसकी बात थी। इसीलिए इसको हिटलर स्टालिन पैक्ट भी कहा जाता है। तो ये रिबेनट्रोप और इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ था। और पैक्ट साइन होने के पीछे के कारणों को भी देखेंगे तो कारण ये था कि देखिए दोस्तों, ये है ईस्टर्न जर्मनी ना, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप की अगर बात करें तो ये पूरा ही ईस्टर्न यूरोप है। इधर वाला जो हिस्सा है ये ईस्टर्न यूरोप है, ये वेस्टर्न यूरोप हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्न यूरोप के अंदर आप जानते हैं कि इनको अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। जर्मनी को अगर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो सोवियत यूनियन की मदद चाहिए थी, और सोवियत यूनियन को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है तो उसको एक और पार्टनर की जरूरत थी, वो जर्मनी बन गया। तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट थे। और यहाँ पे हिटलर ने जब कहा जर्मनी को कि हम एक काम करते हैं, पोलैंड जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्रिएट किया गया है, इसको बांट लेते हैं, आधा हिस्सा तुम ले लेना, आधा हिस्सा मैं ले लूँगा। उसके बाद हंगरी, यूगोस्लाविया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन देशों के ऊपर भी हम कंट्रोल करेंगे और धीरे धीरे इनको जीत लेंगे। तो देखिए, ये तो मैप अलग है, ये इस जर्मनी, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का मैप है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पोलैंड के क्षेत्र को अपने इन्फ्लुएंस के स्पेयर में लाने के लिए इन्होंने पैक्ट साइन किया था। और दूसरी तरफ जर्मनी उस समय शुरुआत में हिटलर ने सोच समझ के प्लान किया था कि वो दोनों तरफ दुश्मन पालना नहीं चाहता था। वेस्ट में तो उसके दुश्मन थे ही, आपको पता है, यहाँ पे ब्रिटेन है, फ्रांस है, बेल्जियम है, इन देशों के साथ तो वो दुश्मनी ले ही रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन वो चाहता था कि दूसरा फ्रंट अभी तक सेफ रहे। तो सोवियत यूनियन के साथ उसने यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल साइन कर लिए। सीक्रेट प्रोटोकॉल में इन्होंने कहा कि भाई सोवियत यूनियन और जर्मनी के बीच में कुछ बाउंड्री तय कर लेते हैं, पोलैंड, लिथुनिया, लातविया, इथोनिया और फिनलैंड के बीच में, कि हम इन देशों को जीत के किस तरह से हम अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करेंगे। तो फिर इन दोनों के बीच में सीक्रेट समझौता हो गया। अब क्या है, शुरुआती समय में 1936-37 से ही क्या चल रहा था, जर्मनी जो है अपने आसपास के क्षेत्रों को जीत रहा था। चेकोस्लोवाकिया को, सुडेटनलैंड वाले क्षेत्र को उसने जीत लिया था। अभी तक ब्रिटेन, फ्रांस कुछ नहीं बोले। लेकिन जो ही जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड को इन्वेड किया तो दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। दूसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर युद्ध घोषित कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। लेकिन जो ही पोलैंड के ऊपर जर्मनी ने अटैक किया तो दूसरी तरफ सोवियत यूनियन में बैठा स्टालिन, वो भी सोच रहा था कि चलो पोलैंड के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो 17 सितंबर को उसने भी पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया। तो सोचिए, शुरुआती समय में तो एक तरह से अलाइज की तरह काम कर रहे हैं ये जर्मनी और रशिया। अब आगे चल के देखिए कितना बदल जाएगा कि रशिया एकदम और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे।
लेकिन ये जो पैक्ट है ये 22 जून 1941 को खत्म हुआ, जो ही वो ऑपरेशन बारबारोसा लॉन्च किया। लेकिन क्यों किया ये बात करते हैं। दूसरे विश्व युद्ध का मैप देख लीजिए दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध में कौन कौन किसके साथ लड़ा था? जर्मनी, रोमानिया, इटली, जापान, फिनलैंड, ये देश तो एक तरफ थे जिनको हम कहते हैं एक्सिस पावर्स, और दूसरी तरफ थे यूएसएसआर, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अमेरिका, ब्राज़ील, सॉरी, फ्रांस, बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम। भारत क्यों लड़ रहा था? भारत आप जानते हैं कि उस समय इंग्लैंड की कॉलोनी था, ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो कॉलोनी था तो उसको तो मजबूरी थी लड़ना, ये चीज़ थी एक तरह से। तो ये युद्ध हो रहा था और इसमें जर्मनी की हार हुई। लेकिन हुआ क्या? देखिए 3 सितंबर 1939 को जब नाजी फोर्सेस ने पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया तो ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर दिया था? वॉर डिक्लेयर कर दिया था 3 सितंबर को। एक को वॉर पोलैंड के ऊपर डिक्लेयर किया था नाजी जर्मनी ने, और 3 को फ्रांस ने डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद जर्मनी ने अपनी ब्लिट्जक्रीग लाइटनिंग वॉर की जो वो पॉलिसी है और जो टेक्निक है उसके थ्रू लड़ाई लड़ी। ब्लिट्जक्रीग मतलब एकदम बिजली की रफ्तार से आप दुश्मन के ऊपर धावा बोल दो, अपनी छोटी मोबाइल आर्मी लेके, जो बहुत ही वेल इक्विप्ड हो, उसके दुश्मन के जो वीक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जाके अटैक करो। और इस पद्धति से, इस लड़ाई की टेक्निक से इसने पूरे वेस्टर्न यूरोप को आने वाले 6 वीक में, 6 हफ्तों में जीत लिया। बेल्जियम हो, नीदरलैंड हो, लग्जमबर्ग हो, फ्रांस हो, इनको सिर्फ 6 वीक में जीत लिया। मई 1940 तक जो है अब जर्मनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुका था। ये सोचिए जर्मनी का एक्सट्रीम सितंबर 1941 में एक्सपांशन था, जिसमें आपको सोवियत यूनियन का भी कुछ हिस्सा दिखेगा। तो ये वो समय था, नाजी जर्मनी अपने पीक पे चल रहा था। तो देखिए अब इतना कुछ अगर स्पीडली अगर किसी को सक्सेस मिलेगी, हिटलर जैसे आदमी को, तो वो कभी सोचेगा क्या कि मैंने एक पैक्ट साइन किया था रशिया के साथ मुझे लॉयल रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं सोचेगा। अब उसने सोचा कि देखिए मेरा यूरोप के अंदर डोमिनेंस हो चुका है, अब मुझे जर्मनी की रशिया की कोई ज़रूरत नहीं है। तो रशिया की कोई ज़रूरत नहीं है तो हिटलर ने सोचा कि चलो अब हमारा जो अल्टीमेट गोल है एक्सपांशन का उसको फुलफिल करते हैं। जो लिविंग स्पेस की जो इसकी फिलोसॉफी थी कि भाई जर्मन लोगों के लिए मुझे सर्वाइवल के लिए जगह को एक्सपेंड करना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, हमारे लिए दूसरे देशों को जीतना है। उसमें रशिया बहुत बड़ा देश था, रशिया को जीतना इसके लिए इंपॉर्टेंट था। रशिया भी उस समय सोवियत यूनियन में, आप जानते हैं यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट देश था। अब तो यूक्रेन अलग हो चुका है, यूक्रेन में स्लाविक लोग रहते थे, तो यूक्रेन को जीतना चाहता था क्योंकि रिसोर्सेज भी खूब थे यूक्रेन के पास, यूक्रेन के साथ ये पास में भी लगता था, तो यूक्रेन जीतना चाहता था और उसके बाद धीरे धीरे करके ये रशिया के आगे वाले हिस्सों को भी जीतना चाहता था। तो 1940 के अंत तक हिटलर ने एक डायरेक्टिव, फ्यूरर डायरेक्टिव 21 लॉन्च करी और इसमें इसने कहा कि भाई अब सोवियत यूनियन का इन्वेजन करेंगे हम, और इसका नाम रखा, कोड नेम रखा ऑपरेशन बारबारोसा। और अब इन्होंने कहा कि हम वोल्गा रिवर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो नॉर्थ और साउथ से नॉर्थ से साउथ के लेके वोल्गा रिवर के आसपास का क्षेत्र, देखिए मैं मैप में दिखा लेता हूँ, ये वाला जो क्षेत्र है इसके ऊपर इन्वेजन करेंगे। तो ये इसका प्लान था, लॉन्ग टर्म प्लान था, जिसमें लेनिनग्राड से लेके स्टालिनग्राड शहर तक, वो मॉस्को से होते हुए इसको इन्वेजन करने थे और यूक्रेन को पहले इस रास्ते होते हुए जीतना था। तो 3 फ्रंट से ये वेस्ट से अटैक करने वाला था सोवियत यूनियन पे, और इसने ये अटैक किया भी आगे चल के, लेकिन इसमें सक्सेस इसको मिली नहीं। क्या होता है देखिए, लेनिनग्राड, मॉस्को और स्टालिनग्राड को ये जीतना चाहता था। जून 1941 को, 22 जून 1941 को लगभग 3 मिलियन जर्मन और एक्सिस ट्रूप जो हैं वो सोवियत यूनियन की तरफ मार्च करते हैं। 3 मिलियन यानी 30 लाख सोल्जर एक साथ 1800 माइल लंबे फ्रंट के ऊपर ऑपरेशन बारबारोसा को लॉन्च करते हैं। जर्मनी का ये इतिहास का और विश्व इतिहास का सबसे बड़ा इन्वेजन था, एक साथ किया गया। इसमें 80% जो आर्मी है उस समय की, वेस्टमार्ट की, जो कि एक बड़ी बटालियन हुआ करती थी, उसने यहाँ पे अपना धावा बोल दिया। अब ये देखिए दोस्तों, चीज़ें यहाँ पे इसने कर तो दी, लेकिन इसको भी एक बात का एहसास नहीं हुआ जर्मनी को कि जर्मनी अब दोनों तरफ से वॉर में आ चुका था। जर्मनी एक तरफ तो सोवियत यूनियन के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर चुका है और दूसरी तरफ वेस्ट में उसका वॉर चल ही रहा है। तो ये ईस्टर्न फ्रंट पे वॉर हो गया और इधर वेस्टर्न फ्रंट पे तो ब्रिटेन और फ्रांस से युद्ध लड़ ही रहा है वो, ठीक है। तो फ्रांस ने हालांकि अभी तक हार मान ली थी, पीछे हो चुका था, लेकिन ब्रिटेन और बाकी देश जो है वो इसमें थे, इन्वॉल्व थे। तो ब्रिटेन फ्रांस वगैरह से वेस्ट में लड़ रहा है और इधर ईस्ट में लड़ रहा है, तो 2 फ्रंट पे वॉर लड़ना, तो अपनी आर्मी को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हिटलर के लिए एक खतरनाक मूव साबित हुआ। देखिए शुरुआत में तो स्टालिन जो है वो भी डिनाइल मोड में था। उसको लग रहा था कि देखिए हमने तो एक ट्रीटी साइन की है, मोलोटोव रिबेंट्रोप पैक्ट है हमारा, हिटलर हम पे थोड़ी अटैक करेगा।
स्टालिन को बार बार उसके सीक्रेट ऑफिशियल्स ने बोला भी, लेकिन उसको इस बात पे भरोसा नहीं था कि जर्मन उसके ऊपर अटैक कर देंगे। इसकी वजह से उसकी जो रेड आर्मी है वो शुरुआत में अनप्रिपेयर्ड थी। जर्मनी की आर्मी ने यहाँ पे, जर्मनी की अलग अलग डिवीजन्स ने, नाजी जर्मनी और एक्सिस पावर्स के अलग अलग डिवीजन ने अटैक किया, जिसमें टैंक्स थे, लुफ्टवाफे जो इनकी एयरफोर्स थी उसने अटैक किया। जर्मनी को शुरुआती समय में खूब एडवांटेज मिला क्योंकि सोवियत आर्मी अभी प्रिपेयर्ड नहीं थी। शुरुआत के पहले ही दिन 1800 सोवियत एयरक्राफ्ट को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, शूट डाउन कर दिया। ज़्यादातर तो ज़मीन पे ही थे, उसमें कई हवा में थे, उनको शूट डाउन कर दिया। और अब ये एक्सट्रीमली स्पीड से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, वही ब्लिट्जक्रिग जो इनकी पॉलिसी है उससे। अब जो है शुरुआती समय में काफ़ी टेरिटोरियल गेन हुआ जर्मन फोर्सेस को, लेकिन अब सोवियत यूनियन और जो स्टालिन है वो इस चीज़ को समझ चुका था कि इनको रेसिस्टेंट हम शुरुआत में कर नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी आर्मी इतनी ताकतवर अभी है नहीं। रेड आर्मी वैसे ताकतवर थी, लेकिन जर्मन फोर्सेस सीरियसली उस समय काफ़ी सुपीरियर थी इन कंपैरिजन टू रशियन फोर्सेस। तो शुरुआती समय में अगस्त महीने आते आते जर्मनी की फोर्सेस ने लगभग 200 माइल आगे तक रशिया के अंदर अपनी आर्मी को भेज दिया था। तो काफ़ी अंदर तक रशिया के अंदर ये पहुंच चुके थे। उसके बाद सिर्फ 220 मील ही दूर थे सोवियत कैपिटल से, मतलब मॉस्को से सिर्फ 220 मील तक बचे थे और बाकी ये पहुंच चुके थे काफ़ी आगे तक। उसके बाद इसका ये था कि वो राजधानी को इन्वेड करे, लेकिन उसी महीने 2 महीने उसने बीच में किस में लिए कि अगस्त से लेकर अक्टूबर तक उसने यूक्रेन को जीतने की कोशिश करी। और कीव ने जब वो कर दिया, जो राजधानी कीव है आज के समय यूक्रेन की, उसको जब पूरी तरह से जीत लिया, उसके बाद अक्टूबर महीने में हिटलर ने ऑपरेशन टाइफून डिक्लेयर किया और ये मॉस्को के खिलाफ था कि मॉस्को को भी जीतेंगे, अब हम मॉस्को को भी हराएंगे। लेकिन ये 2 महीने का जो टाइम मिला, इसमें सोवियत यूनियन और रेड आर्मी ने अपने आप को प्रिपेयर्ड किया बेटर तरीके से। और इतने में तो हेल्प भी आ गई थी, जो बाकी अलाइड पावर्स थे, जिसमें ब्रिटेन और इन देशों ने आके सोवियत यूनियन की मदद करी, अपनी आर्मी भेजी। और उसके बाद 1 मिलियन जो रेड आर्मी के ट्रूप थे और 1000 नए T-34 टैंक्स जो हैं, ये तैयार बैठे थे कि मॉस्को में आओ, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे धूम धड़ाके से। जर्मन फोर्सेस पहुंचती हैं मॉस्को में। और अब की बार जो ये मौसम बदल चुका था, मडी रोड हो चुकी थी, बारिश का मौसम हो चुका था, सर्दियां भी आने वाली थी आने वाले समय में। अब नवंबर महीने तक आते आते अच्छी खासी सर्दियां बढ़ जाती हैं रशिया में। तो अब जो है मॉस्को में पहुंच तो गई थी जर्मन फोर्सेस, लेकिन अब वो डिफेंसिव मोड में आ गई थी। वो गए थे ऑफेंसिव करने के लिए, लेकिन वो आ गए थे डिफेंसिव में क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, इस सर्दी का कोई तोड़ नहीं है। दूसरी तरफ रशियन फोर्सेस थी जिनको इन सर्दियों की आदत भी थी, वो वेल इक्विप्ड भी थे और अपने घर में भी थे। मिड नवंबर में नाजी फोर्सेस ने एक बड़ा इन्वेजन करने की कोशिश करी, बड़ा कोशिश करी कि वो मॉस्को को जीतें, लेकिन ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि अभी तक तो जर्मनी की रशियन आर्मी ने इनको घेर भी लिया था। शुरुआत में रशियन आर्मी जो है वो वेट कर रही थी। स्टालिन ने कहा कि आप किसी भी तरीके का मूव मत लो। देखिए, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में मैं आपको ये पॉलिसी बताऊंगा बहुत अच्छे से कि किस तरीके से सर्दियों में किस तरीके से प्लान किया स्टालिनग्राड को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टालिन ने, कि कुछ भी मत बोलो, कुछ करो ही मत, डिफेंड करो, पीछे रहो, आप ऑफेंसिव मत करो, कि इनको यहाँ से भगाने की कोशिश मत करो, इनको यहाँ पे आने दो, इनको फंसने दो, हमारे लोगों के ऊपर थोड़ा अत्याचार होगा, लेकिन बेसिकली ये है कि ये यहाँ पे फंस जाएंगे, ये इतनी बड़ी आर्मी यहाँ पे फंसेगी, जाएंगे कहाँ पे, अपने आप ही मर जाएंगे, वो वाली बात है। तो बहुत सारे लोग तो उस सर्दी की हार्श विंटर कंडीशन की वजह से मारे गए, बीमार हो गए, और उसके बाद कई लोगों को यहाँ पे घेर के आम जनता ने और रेड आर्मी ने मिलके मारा। तो इस तरीके से जर्मनी की जो डिफेंसिव फोर्सेज हैं, जो आर्मी है, ऑफेंसिव आर्मी जो आई थी यहाँ पे, वो डिफेंसिव हो गई और उनको यहाँ से मॉस्को से रिट्रीट करना पड़ा 1941 के दिसंबर महीने तक आते आते। तो ये चीज़ें हुई। ऑपरेशन बारबारोसा फेल क्यों हुआ, फारवा साथ साथ में आपको बता ही रहा था। बेसिकली हिटलर ने तो कहा कि भाई सर्दियों की वजह से ही हम पूरी तरह से फेल कर गए। बात ठीक है कि सर्दियों की वजह से बड़ा रीजन था इनकी हार का, लेकिन ये ऑपरेशन जो था ये एक स्ट्रेटेजिकल प्लानिंग के थ्रू था नहीं। हिटलर सोचता था कि अरे हम तो जाके रेड आर्मी को इजीली हरा देंगे, वो तो वेल इक्विप्ड है नहीं, मेरी आर्मी बहुत फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है उनके कंपैरिजन में। उसको पता नहीं था, उसने स्टालिन की आर्मी को बहुत ही वीक समझ लिया था। उसने सोचा कि मैं बहुत जल्दी जीत लूँगा। उसको नहीं पता था कि रेड आर्मी के साथ साथ लोकल जो पॉपुलेशन है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी थी कि जो मौसम था उसका भी इसको अंदाज़ा नहीं था, तो वेल इक्विप्ड नहीं भेजा। उसके बाद हिटलर का ईगो भी था, उसको लगता था कि मैं इतने आसानी से इतने देशों को जीत चुका हूँ, तो मेरे सामने रशिया क्या है, इसको भी मैं जीत ही लूँगा। तो इस ईगो की वजह से भी वो हार गया। और दूसरी तरफ स्टालिन जो है वो शुरुआत में डेनाइल मोड में था, ये बात ठीक है कि उसको नहीं पता था कि हिटलर उस पर अटैक कर देगा, लेकिन उसके बाद उसने स्किलफुली लोगों को
इनकरेज किया और कहा कि भाई अपनी मदरलैंड, अपनी रशिया की मदद करो और अपने देश को डिफेंड करो, वरना ये विदेशी आके हमारे ऊपर इन्वेड करेंगे, हमारे ये ऊपर ये इन्वेडर हैं। तो इस तरीके से जो है रशिया के लोग जो हैं वो एकजुट हो गए और यहाँ पे रशिया की जीत हुई। एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली तो जीती हुई है। अगर बात करें, रशिया को बहुत नुकसान भी हुआ इस बैटल ऑफ जो कई जो सारी लड़ाइयाँ हुई हैं ऑपरेशन बारबारोसा में, उनमें, लेकिन अंतिम स्तर पे बात यह है कि बारबारोसा की जो लड़ाई है और ये जो एडवांटेज है ये रशिया को मिला, और पूरी तरह से इस लड़ाई में एक तरह से अपना बहुत कुछ गंवाने के बाद ईस्टर्न फ्रंट पे जर्मनी जो है वो काफ़ी बैकफुट पे आ चुका था और टाइड जो है बदल चुकी थी, हवा का रुख बदल चुका था। और जो 1941 तक हिटलर और उसकी फोर्सेज जो हैं वो फ्रंट फुट पे मार्च कर रही थी सभी देशों में जाके, अब वो बैकफुट पे आ चुकी थी। फाइनली एक बैटल होता है, बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, 23 अगस्त 1942 से लेके 2 फरवरी 1943 तक चला है। ये एक 4-5 महीने का, देखिए 6 महीने का ऑलमोस्ट ये बैटल चला है, और 6 महीने तक इस लड़ाई में 2 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके ऊपर मैं अगला वीडियो ही जल्दी ही लेके आऊँगा। दूसरे विश्व युद्ध की ये सबसे खतरनाक लड़ाई, सबसे खतरनाक बैटल इसको माना जाता है। और इसके बाद जो है पूरी तरीके से टाइड जो है वो चेंज हो चुकी थी और हिटलर जो है डिफेंस में चला गया था, शेल में चला गया था। और 1945 आते आते तो आप जानते हैं कि जर्मन की राजधानी बर्लिन तक जो रेड आर्मी है वो पहुंच चुकी थी, और फॉल ऑफ बर्लिन हो जाता है मई 1945 में, और हिटलर सुसाइड कर लेता है। तो हिटलर सोच ही रहा होगा उस बंकर में बैठा, जिस बंकर में छुपा होगा, कि मैंने कितनी बड़ी भूल कर दी कि मैंने रशिया के ऊपर इन्वेजन कर दिया। अगर रशिया पे इन्वेजन नहीं करता, रशिया को अपने पक्ष में रखता, तो हो सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ दूसरे परिणाम होते, वो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा कि इतना जल्दी तो शायद हिटलर नहीं हारता। तो ये वीडियो का अंत था, लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा वीडियो को क्लोज करते समय, कि सक्सेस प्लस एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन और इसका वेब पोर्टल आ चुका है। तो इसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे आप सभी वीडियोस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कई सारे कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके कोर्सेज आपको बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में मिलेंगे। और अप्रोप्रिएट प्राइस ये है क्योंकि इनमें आपको 50 से 100 के वीडियो बीच में 100 इतने वीडियोज़ मिल रहे हैं इतनी सी प्राइस में। और ना केवल वीडियोज़, उन वीडियोज़ की PDF भी मिलेगी, उनसे रिलेटेड टेस्ट भी आपको मिलेंगे। तो बहुत ही ढंग से बनाया गया कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा। सिर्फ आपको 400 रुपीज़ में वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा मिल रहा है, और क्या चाहिए। तो इसको ज़रूर आप परचेज़ कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। इसमें शुरुआत में कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस भी हैं, और आपको यूट्यूब का कंटेंट अपना पता ही है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे, सी यू नेक्स्ट वीडियो।